सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम लोग कंपनी अकाउंट्स कर रहे थे। कंपनी अकाउंट्स में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर अब तक देख लिया है। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत जर्नल एंट्री है जो आपको आना चाहिए, और एग्ज़ाम में इससे श्योर क्वेश्चन आता है 6 to 8 मार्क्स। ये इसका वेटेज है। कम से कम 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जिनको इशू ऑफ शेयर में प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत सिंपल चैप्टर है ये, क्योंकि इशू ऑफ शेयर में तो कुछ एडजस्टमेंट है, इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं है। ना कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का चक्कर है, ना कोई प्रोराटा, उसे कुछ नहीं पूछा जाता है। बस कुछ बेसिक एंट्रीज हैं जो आपको आनी चाहिए। तो मैं कहूँगा इस चैप्टर को कभी भी छोड़ के मत जाना एग्जाम में। ये आपको फ्री का मार्क्स दिलाएगा और इसमें मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम है। बट कंडीशन ये है कि आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको अच्छे से देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। खुद अपने हाथ से बनाना होगा आपको, तो ही आप एग्जाम में बना पाओगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जो इसका पहला पार्ट है, इस वीडियो में पहले वही करूँगा जो जो मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट है, जिससे कभी कोई थ्योरी क्वेश्चन या एमसीक्यू बनते हैं। बट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिस पार्ट से मेनली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इनसे भी आता है बट थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जिसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरा तो नहीं करना, आपको बस उसका बेसिक एंट्री सीखना है। तो वो एंट्रीज ही आपको मैं सिखाऊंगा अगले पार्ट में, और थोड़ा बहुत सिखाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के रिलेटेड, वो एडजस्टमेंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए, तो पहले हम लोग इसका थ्योरी पार्ट देखें, क्योंकि ये पार्ट से आपका एमसीक्यू साथ साथ एक थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने इशू ऑफ शेयर थोड़ा भी कर रखा है तो ये आपको बिल्कुल सेम उसी के जैसा ही है। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग पे बात करते हैं। तो मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं डिबेंचर होता क्या है। तो देखो, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड। इससे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मान लेते हैं 10 करोड़ इसको चाहिए। अब ये पैसे कहाँ से लाएगी? तो पैसा जो इसको रेज करना, फंड जो रेज करना है, उसके कई रास्ते हैं। हम मेजर बात करते हैं। इन सारे रास्तों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। पहला तो या तो ये लोन ले सकता है या ओनर से पैसा मांग सकता है। ओनर से पैसा मांगने को कहते हैं इक्विटी इशू करना, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं। बट ओनर से पैसा लेने में एक तकलीफ है, एक परेशानी है। परेशानी क्या है कि ओनर से जब आप पैसा लोगे, इसका मतलब कि आपके ओनर्स का नंबर और बढ़ जाएगा, तो ओनरशिप लिक्विडेट हो जाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो कंपनी का ओनर है उसके पास वोटिंग पावर होता है, वो आपके हर फैसले में कहीं ना कहीं अपना सुझाव देगा। तो कंपनी को काफ़ी हद तक परेशानी होती है। तो कंपनी चाहती कि नहीं, मुझे अपने ओनरशिप को लिक्विडेट नहीं करना और फंड भी चाहिए। तो एक रास्ता और है कि कंपनी एक बैंक के पास चला जाए और बोले कि मुझे पैसे चाहिए, उधार चाहिए, लोन चाहिए। बैंक क्या करेगा? कंपनी को लोन देने से पहले बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब पूरा कराएगा, ठीक है, तब जाके ये लोन देगा। और बदले में ये इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। मान लो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 15%, ठीक है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, मतलब या तो ओनर्स फंड ले लो या बोरोड फंड लो। इसका एक तरीका और है, बोरोड फंड का एक तरीका और निकाला गया कि हम अगर बैंक से पैसे लेते हैं, आखिर बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है? तो पब्लिक जो बैंक के पास अपना डिपॉजिट करती है, उसी पैसे को बैंक एज अ लोन देती है। तो कंपनी कहती है, और बदले में बैंक क्या देती है उन पब्लिक को, मान लो ये पब्लिक है, ये लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक उस पैसे को कंपनी को देती है बतौर लोन। बैंक कंपनी से चार्ज करती है 15% इंटरेस्ट, और पब्लिक को देती है मान लो 7 to 8%, मान लेते हैं 8% इंटरेस्ट दे रही है, हालांकि 8 से कम देती है पर 8% मान लेते हैं। तो कंपनी ने एक रास्ता निकाला कि हम बैंक से क्यों पैसे लें, अगर डायरेक्ट हम पब्लिक से ही पैसा ले लें तो क्या हर्ज है।
तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद कंपनी चाहे तो डायरेक्ट पब्लिक से ही लोन ले सकती है, और बदले में पब्लिक को मान लो ये ऑफर करती है 10% इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों को फायदा हो गया, पब्लिक को भी फायदा हो गया और कंपनी को भी फायदा हो गया। कंपनी को 15% इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, और पब्लिक को 8% के बजाय 10% इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ठीक है, यहां भी इंटरेस्ट कंपनी के ऊपर चार्ज होता है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही है। तो ये तरीका जो है इसको कहते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, अब इस डिबेंचर को इशू करने के लिए कंपनी बेसिकली रिटर्न टाइम, एक तरह से डिबेंचर में समझो कि एग्रीमेंट है, जहां पे कंपनी पब्लिक को प्रॉमिस करती है कि मैं आपसे जो लोन लूंगा उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आपको वापस भी कर देगा। उसके साथ साथ आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर साल कुछ इंटरेस्ट भी देगा। ये सब एग्रीमेंट में मेंशन होता है। तो इस पूरे एग्रीमेंट को जो नाम दिया गया उसका नाम दिया गया डिबेंचर्स का। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं बुक में कैसे इसको बताया गया है। तो देखो बुक में इसको समझाया गया है, अ डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेब्ट टेकन बाय अ कंपनी एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी का जो सील होता है, मुहर होता है, उसके अंडर होता है। सील थोड़ा मुहर से अलग होता है, जिस डॉक्यूमेंट में सील लग गया वो डॉक्यूमेंट कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। अ डिबेंचर सर्टिफिकेट contains the terms of repayment of the principal sum at the specified date and terms of payment of interest at a fixed percent। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो जो डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट जो होता है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। प्रिंसिपल कब रिपे होगा, इंटरेस्ट कितना परसेंट से रिपे होगा, कब रिपे होगा, वो सब। कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है कैसे डिबेंचर को देखो। तो डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी whether constituting a charge on the assets of company or not। मतलब डिबेंचर का कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चार्ज का मतलब कि मान लो अगर कंपनी फेल कर गई, उस लोन को नहीं दे पाई, तो ऐसे सूरत में कंपनी उस कंपनी के ऐसा सूरत में जो पब्लिक है वो उस कंपनी के एसेट्स के ऊपर अपना अधिकार ले सकती है, उसको बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकती है। ये कहलाता है चार्ज। अब ये चार्ज फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों हो सकता है। अब फिक्स चार्ज क्या है, फ्लोटिंग चार्ज क्या है, उसमें अभी नहीं पढ़ते हैं, वो अलग टॉपिक है। आप ये समझो चार्ज मतलब उसका अधिकार है। कल को कंपनी अगर लिक्विडेट होगी तो उसके एसेट्स को बेच के पहले डिबेंचर को पैसा दिया जाएगा, तब शेयर होल्डर को दिया जाएगा, चाहे वो प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो। मतलब कुछ हद तक देखा जाए तो डिबेंचर एक तरह से सिक्योर्ड लोन के जैसा होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसका, तो मैं जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेता हूँ। पहला तो ये रिटन एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। अच्छा एक बात और, जो कंपनी को डिबेंचर जो कंपनी इशू करती है ना, तो हर कंपनी डिबेंचर इशू नहीं करती, और इशू करेगी तो वो बिकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी फाइनेंशियली साउंड होती है, जिसको हम कहते हैं ये ब्लू चिप्स कंपनीज। अब ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है क्रेडिट रेटिंग के द्वारा। मतलब जो कंपनी फाइनेंशियली साउंड होती है उसका इमेज पब्लिक की नज़र बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, ऐसे कंपनी का ही डिबेंचर मेनली बिकता है। ठीक है, इंडिया में डिबेंचर कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर नहीं है। हाँ, आउटसाइड इंडिया, अमेरिका वगैरह में डिबेंचर ज़्यादा चलता है। तो चलिए देखिए कुछ फीचर्स इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर। पहला तो ये इशू करता है कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, जो कि रिटन फॉर्म में होता है। दूसरा, इट इज इशूड अंडर सील ऑफ द कंपनी। हाँ बिल्कुल, मतलब कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। नेक्स्ट और कह सकते हैं यहाँ पे रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि प्रिंसिपल वापस किया जाएगा। ऐसा इक्विटी के जैसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए आपका पैसा रख लिया गया, वो कभी वापस नहीं होता। यहाँ पे पैसा वापस होता है एक सर्टेन टाइम के बाद। अब कितने समय के बाद इशू वापस होता है? तो नॉर्मली 10 साल तक का डिबेंचर होता है, बट कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ये 10 साल से ज़्यादा हो सकता है, लगभग 30 साल के आसपास का भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली जो डिबेंचर इशू होता है वो इशू होता है एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो डिबेंचर हर तरह का हो सकता है। जैसे मान लो हम डिबेंचर इशू किए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो ऐसे लिखेंगे 8% डिबेंचर
ये जो 8% प्रीफिक्स है ना, ये शो करता है उसका नाम, ठीक है, ये उसका नाम है, और यही 8% उसका इंटरेस्ट रेट भी है, मतलब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। अब 8% हो सकता है, 10% हो सकता है, इसको क्लास ऑफ डिबेंचर भी कहते हैं, ठीक है। इसको कूपन रेट का नाम भी दिया जाता है। इस 8% को क्या कहेंगे? कूपन रेट। अच्छा, ये डिबेंचर जो इशू करते हैं वो जनरली सिक्योर्ड होता है बाय चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ अ कंपनी, हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया। ये जो फंड रेज होता है वो किस नेचर का है? लॉन्ग टर्म नेचर का, शॉर्ट टर्म नहीं। डिबेंचर कभी एक साल के अंदर का नहीं होता, हमेशा लंबे समय के लिए होता है। तो आई होप आपको डिबेंचर मोटा मोटी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है थ्योरी का, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? तो कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं डिबेंचर और बॉन्ड में, तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, उसके बाद आप देख लेना। देखो, बॉन्ड और डिबेंचर दोनों सेम ही चीज होता है। अंतर ये होता है कि पहले के टाइम में नॉर्मली क्या होता था, डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनीज इशू क्या करती थी। प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, पब्लिक कंपनी इशू करती है, बट जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है ना, वो नॉर्मली जो इशू करती है उसको कहते हैं डिबेंचर्स। और जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है, पीएसयूज, वो जो इशू करती थी उसको नाम देते थे बॉन्ड्स का, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी कंपनी बॉन्ड डिबेंचर कुछ भी इशू कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोनों में अब अभी के टाइम में दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज का है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। डिबेंचर्स में हर साल इंटरेस्ट मिलता है, 6 महीने पे, साल भर पे, जैसा एग्रीमेंट हो, रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। बट बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड के केस में क्या होता है कि मान लो अगर आपको 10 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, तो आप बॉन्ड का जो फेस वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो मैंने बॉन्ड इशू किया जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, मैंने पब्लिक को कहा कि आज आप मुझे 80 रुपये दे दो आज, और आज से 5 साल के बाद मैं आपको 100 रुपये वापस कर दूंगा, और बीच में कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड का, ठीक है। बॉन्ड में हर साल या हर 6 महीने पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, एक ही बार में लास्ट में मिलता है। मतलब आपसे लिया जाएगा 80 रुपीज और आपको पेमेंट किया जाएगा 100 रुपीज, तो डिफरेंस जो 20 रुपीज हो गया ना, यही उसका इंटरेस्ट है, और इसी इंटरेस्ट को उसके लाइफ के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं बॉन्ड। अब इसका नाम जीरो कूपन बॉन्ड भी इसको कह सकते हैं, या डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी इसको कह सकते हैं। तो इससे थ्योरी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलो, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड, ये क्या होता है? इज वन विच इज इशूड विदाउट प्रीफिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इशू प्राइस इज हेविली डिस्काउंटेड। हेविली डिस्काउंट मतलब 100 रुपये का प्राइस है और बेच रहे हैं हम 80 में। द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड द रिडम्पशन प्राइस, इशू प्राइस 80 है, रिडम्पशन प्राइस 100 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 20। द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट द टोटल इंटरेस्ट, वही 20 रुपये इंटरेस्ट है इसका, टू बी स्प्रेड ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। मान लो 5 साल का है, तो आप एक साल में 20 रुपये इनकम नहीं मानोगे, उसको पूरे 5 साल में स्प्रेड करोगे, ठीक है। And a proportionate amount of total interest is charged to statement of PL every year over the lifetime of bond, और उसको हर साल एज ए इनकम शो करोगे। जैसे 5 साल का बॉन्ड था, मुझे एक पे 20 रुपया मिल रहा है, तो 20/5 मतलब 4 रुपीज, हर साल आप 4 रुपया इनकम शो करोगे। ये होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो जीरो कूपन बॉन्ड। चलिए, आपको ये भी आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं टाइप्स या काइंड ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर। तो ये देखो, नॉर्मली से क्वेश्चन तो नहीं आता, पर हाँ नाम आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में ही पूछ दिया 1 मार्क में, तो वो आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल है, देखो क्या क्या कैटेगरी में बांटा गया इसको। तो पहला सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर, नाम से ही पता चल रहा है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड मतलब कि ये सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये डिबेंचर ऐसा है जो फुल्ली सिक्योर्ड होता है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो डिबेंचर होल्डर आपका वो पर्टिकुलर एसेट बेच के पैसा रिकवर कर सकता है। मतलब वो किसी न किसी एसेट्स के अगेंस्ट मॉर्गेज होता है, इसलिए इसको सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर कहते हैं। तो जब जब कोई एसेट्स स्पेसिफिकली अलॉटेड होता है किसी लोन के ऊपर ना,
तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, फिक्स चार्ज क्रिएट होता है। फ्लोटिंग चार्ज कब क्रिएट होता है, जब उस लोन के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं दिया हुआ है, उसका सबके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज है, वो होता है फ्लोटिंग चार्ज। अगर किसी स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर वो चार्ज होता तो वो कहलाता फिक्स चार्ज। चलिए नेक्स्ट देखें, अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर, ठीक उसका अपोजिट, मतलब इसके अगेंस्ट कोई भी एसेट्स अलॉटेड नहीं है। अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस केस में क्या होगा, सच डिबेंचर्स आर नॉट वेरी कॉमन। ये यहाँ पे देखो, द होल्डर्स ऑफ सच डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तो इसको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, मतलब लास्ट में पैसे बच जाएंगे तो इसको मिलेगा, नहीं बचेंगे तो नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स इक्विटी से पहले मिलेगा, बट बाकी लोन के पेमेंट करने के बाद ही इसको पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन सा डिबेंचर होता है, जिस डिबेंचर पे जो डिबेंचर होल्डर है उसका नाम रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, और अगर आप इस डिबेंचर को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको दूसरे पर्सन के नाम पे ही रजिस्टर करवा के ही ट्रांसफर कराना पड़ता है। तो ये डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता, ये जो ओनर है उसके नाम पे ही रजिस्टर्ड होता है। एक होता है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर का मतलब जिसके हाथ में डिबेंचर चला गया, जस्ट लाइक ये करेंसी नोट, ये डिबेंचर उसका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा डिबेंचर बहुत फ्रीली ट्रांसफरेबल है, किसी को भी दे सकते हो, बस डिलीवरी के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं चाहिए। रिडीमेबल डिबेंचर, अब ये रिडीमेबल डिबेंचर क्या है, तो नॉर्मली आज के टाइम में सारे डिबेंचर रिडीमेबल ही होते हैं। रिडीमेबल का मतलब ऐसा डिबेंचर जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपेमेंट हो जाए, उसको कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। चलो इरिडीमेबल या परपिचुअल डिबेंचर, ये कौन सा डिबेंचर है, ऐसा डिबेंचर जिसका पेमेंट कभी नहीं हो प्रिंसिपल का। आप एक बार डिबेंचर इशू कर दिए, अब डिबेंचर होल्डर को हर साल आप इंटरेस्ट पे करो, प्रिंसिपल कभी पे मत करो, प्रिंसिपल का पेमेंट होगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो नॉर्मली ऐसा डिबेंचर अब इशू नहीं होता है। एंड द लास्ट वन इज कन्वर्टेबल डिबेंचर। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा डिबेंचर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में, आइदर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, उसको कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक थ्योरी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव कर सकते हैं इशू ऑफ डिबेंचर की तरफ। चलिए देखते हैं यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर क्या है। तो देखो यहाँ पे जो इशू ऑफ डिबेंचर है ये बहुत हद तक सिमिलर होता है इशू ऑफ शेयर के जैसा ही, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, वहाँ भी हम लोग शेयर इशू करते थे, वहाँ भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वो सब था, वो यहाँ भी वो सेम चीज़ है। ठीक है, वहाँ भी पार प्रीमियम पे इशू करते थे, यहाँ भी पार पे प्रीमियम पे, और एक नया चीज़ डिस्काउंट, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। यहाँ पे तीनों केस आपको दिख जाएगा, पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। तो देखिए यहाँ क्या है, एक बार देख लें। द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इज वेरी मच सिमिलर टू द इशू ऑफ शेयर। अ प्रोस्पेक्टस इशूड इन विच टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर आर गिवन। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना पड़ेगा जहाँ पे सारे टर्म्स कंडीशन मेंशन होते हैं। एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म आर डिपॉजिटेड विद द कंपनी बैंकर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी। यहाँ भी एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा उस बैंकर को। फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर may be called by the company on application itself or may in installment। यहाँ भी वन टाइम लमसम पे भी इशू कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट पे भी इशू कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन में कुछ पैसा, कुछ अलॉटमेंट में, कुछ फर्स्ट कॉल में, कुछ फाइनल कॉल में, ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, देखो कंपनीज एक्ट कुछ खास इसके बारे में बताया नहीं, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं दिया, बट सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कहती है कि कम से कम 75% जो आपने इशू किया डिबेंचर उसका कम से कम 75% आपका बिक जाना चाहिए, मतलब सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वहाँ पे 90% था शेयर में, यहाँ पे 75% है, आप उसको याद रख सकते हो। आगे देखो, डिबेंचर में बी इशूड एट पार, प्रीमियम
और एट डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। हाँ, रेट ऑफ डिस्काउंट डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। इनका जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है जैसा कि इशू ऑफ शेयर में हुआ करता था, बस अंतर क्या है, वहां पे आप शेयर कैपिटल करते थे, यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह पे क्या वर्ड यूज करोगे, डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। अच्छा, ये 8% या 10% जो डिबेंचर के शुरू में जो प्रीफिक्स होता है रेट, ये उसका नाम है। ठीक है, उससे वो आइडेंटिफाई होता है। अब एंट्री एक बार देख ले, मान लेते हैं डिबेंचर 8% रेट का डिबेंचर है, इसका एंट्री देखो कैसे होगा। तो सेम वही प्रोसेस है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, उसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर कैपिटल है नहीं, डिबेंचर अकाउंट है, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक सेम। अगर एप्लीकेशन मनी में सरप्लस आ गया, यहाँ भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, और उस पैसे को अलॉटमेंट ट्रांसफर करोगे, क्या एंट्री होगा, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी जब मंगवाते हो, या यूँ कहो अलॉटमेंट मनी को जब ड्यू करते हो, जो हम लोग ट्रांसफर करते थे, तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर। अलॉटमेंट मनी मंगवाते हो तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू 8%। कहने का मतलब कि ऑलमोस्ट सारा एंट्री आपको सेम मिलेगा जो कि शेयर में है। मैं इसको दोबारा कराना नहीं चाह रहा, क्योंकि बिल्कुल वही सब कुछ आपको वापस से रिपीट हो रहा है। यहाँ भी फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करो, फिर उसका पैसा मंगवाओ, सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं होता इसके एंट्री में। ठीक है, पार का मतलब याद है आपको, जो फेस वैल्यू है उतने पे ही डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो वो पार है। प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा, फेस वैल्यू 100 है और इशू कर 110 पे, तो 110 क्या है, प्रीमियम है। अब यहाँ पे भी आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो प्रीमियम है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, उसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करोगे। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही जैसा आप ये शेयर में पढ़े थे। पहला इस्तेमाल करोगे राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी या डिबेंचर, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड, बोनस शेयर इशू करने में इस्तेमाल कर सकते हो। फोर्थ, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर में इस्तेमाल कर सकते हो। फिफ्थ, बाईबैक में इस्तेमाल करोगे अपने शेयर के, वहाँ पे इस्तेमाल सेम उसी के जैसा जहाँ पे आप शेयर में पढ़े थे प्रीमियम का इस्तेमाल, वही इस्तेमाल यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी आपको शेयर प्रीमियम की जगह पे क्या वर्ड यूज करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसा शेयर में करते थे। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ दिखाते हैं ये हम लोग बात कर चुके थे बैलेंस शीट में। इक्विटी लायबिलिटी साइड जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर में। ओके, चलिए यहाँ भी वही कंडीशन एप्लीकेबल है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा मिलेगा अलॉटमेंट के टाइम में। ओके, नया चीज़ आपके लिए डिस्काउंट, ये मैं आपको करा दूँ ठीक से। देखो डिस्काउंट में क्या है, तो पहली बात तो ये समझो, जिस तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट के जैसा ट्रीट किया जाता है, कैपिटल रिजर्व के जैसा माना आता है, वैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक तरह से कैपिटल लॉस है। ठीक है, इसको फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखो इसको क्या करते हैं, पहली बात तो ये समझ लो, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस। ठीक है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट अकर्स, यहाँ पे शुड भी बोला है, ऐसा होना चाहिए, पर कभी कभी अगले साल भी एक्सटेंड कर सकता है ये। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट डाला है मैंने, AS 16 के अकॉर्डिंग, काउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है ऑन बोरोइंग कॉस्ट, वो कहता है कि जो डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है ना, इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच इट इनकर्ड, जिस साल हुआ है उसी साल इसको खत्म कर दो। ये बात कौन बोला है, AS 16 बोला है। अब इसको खत्म करेंगे कैसे वो भी देख लो। तो डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग फर्स्ट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ पैसा है तो उससे पहले एडजस्ट कर लो। अगर उसमें पैसे नहीं है
तो फिर आप पीएल अकाउंट से इसको राइट ऑफ कर सकते हो। एंट्री क्या बनेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पे याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग अज्यूम करते थे कि अलॉटमेंट के टाइम में मिलता है, वैसे ही डिस्काउंट के केस में भी आप प्रिज्यूम करोगे इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में कभी और बोल दिया तो कोई बात ही नहीं, अदरवाइज आप क्या अज्यूम करोगे कि ये भी अलॉटमेंट टाइम में ही मिला है। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्लास को यहीं पे छोड़ देते हैं। कल हम लोग करेंगे, ये भी आपका कॉमन ही टॉपिक है पर इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो यहीं पे इसको रोकते हैं। थैंक यू।